विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण, 7 जीवन, एक कहानी, एपिसोड 2। भैरवनाथ लाइब्रेरी में किताबें जमा करवाकर क्लास में आ गया और एक लास्ट रॉ की बेंच पर बैठ गया। वो अकेला ही उस रॉ में था। भैरवनाथ को यह क्लासरूम सेंट जोसेफ की क्लासरूम से कहीं ज्यादा आकर्षित कर रहा था। इसलिए नहीं कि इस क्लासरूम में कई जवान खूबसूरत कन्याएं थीं, पर इसलिए पसंद आ रही थी क्योंकि इस क्लास में कई सारी फ्रेंच विंडोज थे और उसके बेंच से दूर दूर तक हरियाली और सुंदर प्राकृतिक नजरें दिखाई दे रही थीं। भैरवनाथ अपने ही ख्यालातों में खोया पारोमिता के विषय में सोच रहा था। पारोमिता का सुंदर चेहरा उसके दिलो दिमाग में चारुलता की छाया को धूमिल करती हुए अपनी जगह सशक्त कर रही थी। इस दुनिया में किसी भी संवाद में, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो, एक कहानी छुपी होती है। उसे उजागर करती है दो लोगों के भींच हुए वार्तालाप के माध्यम से। मैं जीवन भर कहानियां गढ़ता आया हूं, यहां तक कि जब मैं कोई वस्तु या विचार को किसी के पास बेचने जाता था तो मैं पहले एक कहानी से शुरुआत करता था, फिर कहानी के किसी हिस्से में अपने विचार को कहता था। उस वस्तु की चाहत को सामने वाले श्रोता में जागृत कर देता था और इस तरह मेरी कही हुई कहानी अपना काम कर देती थी। कहानी गढ़ना एक कला है। हम हर एक वार्तालाप में कोई ना कोई कहानी गढ़ते हैं और अपने विचारों को दूसरे को बेच देते हैं। कई लोग कहते हैं कि कहानी गढ़ना और बेचना कोई कला नहीं है, पर मैं मानता हूं और प्रत्यक्ष जानता हूं कि कहानी गढ़ना और बेचना सिर्फ एक कला ही नहीं, पर एक जादूगरी है। शब्दों की जादूगरी। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर मैं हूं एक शब्दों का जादूगर। हाँ, मैं हूं एक जादूगर जो अपने शब्दों की जादूगरी से लोगों के अश्कों की कारीगरी करता हूं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दुख की, खुशी की, खरीद फरोख्त की, हर एक परिस्थिति में एक कहानी होती ही है। तो कहानियों का महत्व क्या है? हमारे बचपन से बुढ़ापे तक हर एक परिस्थिति के लिए अनगिनत कहानियां हैं। ये कहानियां हम में एक साहस की ऊर्जा का संचार करती हैं कि हम वो पहले व्यक्ति नहीं हैं जो इस परिस्थिति की डगर पर चल रहे हैं। हमसे भी पहले कई सुरवीर इस डगर को पार कर चुके हैं। भैरवनाथ अब भी दूर क्षितिज में देख रहा था। उसके दिमाग में एक परिस्थिति चल रही थी, परिस्थिति जिसमें भैरवनाथ एक नदी के बीचों बीच में एक चट्टान पर बैठा है। नदी का बहाव बहुत तेज है और उसने एक हाथ से चारुलता का हाथ थामा हुआ है। चारुलता नदी के बहाव में बहने से सिर्फ इसलिए बची थी क्योंकि भैरवनाथ उसको छोड़ नहीं रहा था। वहीं पारोमिता भैरवनाथ को वापस खींच रही थी। पारोमिता नहीं चाहती थी कि भैरवनाथ चारुलता के साथ नदी में बह जाए, जबकि भैरवनाथ अब भी चारुलता को थामे हुए था। परिस्थिति का अगर मैं आंकलन करूं तो यह निकलता है कि हमारा भैरवनाथ चारुलता को भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास अब तक चारुलता को भूलने की वजह नहीं थी। पर अब पारोमिता आ गई थी भैरवनाथ के जीवन में, चारुलता की याद को हमेशा हमेशा के लिए दिल की गहराइयों में दफन करवाने के लिए। शायद यही वो समय था जब भैरवनाथ को चयन करना था। उसे चयन करना था कि वो अपने भविष्य की यात्रा में भूतकाल की यादों के साथ डगर पर चलेगा या वर्तमान में नई यादें गढ़ेगा और भविष्य की यात्रा में डगर पर खुशी से जिएगा। कुछ लोग उनकी नाकामी का दोष परिस्थिति पर मरते हुए कहते हैं कि वो ऐसी खराब परिस्थिति का सामना कर रहे थे जिसे कोई नहीं पार कर सकता। पर मैं स्वयं ऐसे लोगों के साथ उनकी कहानी को जिया हूं जो खराब से खराब परिस्थिति को भी अच्छी और बेहतर परिस्थिति में बदलने में कामयाब हुए हैं। मैं खुद ऐसे जीवंत जीवनियों का प्रत्यक्ष दर्शन किया हूं जिसमें एक इंसान ने सब कुछ खोकर भी खुद को फिर से खड़ा किया और फिर से एक नए साम्राज्य की रचना की। भैरवनाथ ने चयन कर लिया था वो पारोमिता का हाथ थामकर भविष्य में डगर पर चलेगा। उसने चारुलता को धक्का दिया और उसे नदी के बहाव के साथ नजरों से ओझल होने दिया। भैरवनाथ की आंखें हल्की सी नम थीं। बेंच पर बैठे बैठे वो रोने लगा कि तभी उसके कानों ने एक खनकदार आवाज सुनी जो उसे एक कहानी सुना रही थी। तरह तरह के किस्से कहानियां सुनते या सुनाते थे, जिनकी चर्चा कभी अफवाह तो कभी बेड टाइम स्टोरीज की शक्ल हुआ करती थी। सालों पुरानी कहानियां जो मोमबत्ती की धीमी लौ पर चुपके से खुसफुसाई जाती, जिनमें अश्कों के कारीगर का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ करता था।
एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां कोई कभी रो नहीं पाता था और लोग जज्बात की नामौजूदगी में बस बेजान से जिए जा रहे थे। और इस दुनिया के किसी कोने में सबसे छिपकर अपनी तन्हाइयों की चादर ओढ़े रहता था एक अश्कों का कारीगर, घने अंधेरों में घिरा हुआ बेरंग सा एक कुबड़ा जो अपनी कांच सी साफ आंखों से मोतियों से आंसू बुनने में माहिर था। लोग उसके पास जाते थे अपनी बंजर सी आंखों को नम करने की, जरा जज्बातों को महसूस कर पाने की आस लेकर, और वो कारीगर अपने बुने हुए अश्कों से उनकी आंखें सजा देता और इस तरह लोग रोने के काबिल हो पाते, कभी गुस्से में तो कभी नाउम्मीदी में, कभी गम तो कभी दर्द में। हसरतों और हकीकत के बीच बहते अश्क उन्हें तड़पाने लगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है कि उसकी छुअन को इस तरह महसूस कर सकती हूँ जैसे वो मेरा ही हिस्सा हो। उसकी जहरीली कशिश ने मेरे अंदर घर कर लिया है, उसने मेरे अंदर घर कर लिया है। मेरा हमेशा से परियों की कहानी पर यकीन रहा है कि मैं भी ऐसी ही कहानी का हिस्सा बनूंगी। भैरवनाथ ने उस आवाज की तरफ देखा और पाया पारोमिता उसके पास बैठी उस कहानी को सुना रही थी। भैरवनाथ ने पारोमिता को कुछ पूछना चाहा, पर उसके शब्द उसके गले तक आकर रुक गए, क्योंकि पारोमिता ने पूछा, ओ मिस्टर, मेरी किताबें लाइब्रेरी में जमा करवा दी है ना? भैरवनाथ ने कहना चाहा, पर उसके मुख से जैसे आवाज ही नहीं निकली और भैरवनाथ बस पारोमिता की आंखों में देखता रहा। पारोमिता ने फिर पूछा, ओ मिस्टर, तुम कुछ बोलोगे या बोलना सीखा ही नहीं? भैरवनाथ को पारोमिता की ये बात खल गई और उसने अंततः बोला, पारोमिता, मेरा नाम भैरवनाथ मुखर्जी है और मैं पसंद करता हूं कि लोग मुझे मेरे नाम से पुकारे, और आशा करता हूं आप भी मेरा नाम आप याद रखेंगे और मुझे ओ मिस्टर नहीं, भैरवनाथ कहकर बुलाएंगी। चलो, तुमने कुछ तो कहा। वैसे तुम्हारा नाम बताने का तरीका अच्छा है। तुम कहाँ से हो भैरव, और तुमने 12वीं कहाँ से की? मैं वैसे तो सिलीगुड़ी में रहता हूं, यानी कि मेरा घर सिलीगुड़ी में है, और मैंने सेंट जोसेफ से स्कूल पास किया है। और तुम कहाँ से हो? सेंट जोसेफ, मतलब तुम बहुत अमीर घर से हो। सेंट जोसेफ में जाने का तो हमारा भी सपना था, पर मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं थी। मैं गुवाहाटी के एक अनाथालय में, जो कि डॉन बॉस्को सेल्सियस की पहल थी, जो बच्चों को प्यार, देखभाल और सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न सहायक कार्यक्रमों और सेवाओं के माध्यम से उनके जीवन को संवारने का काम करती है, जिसे हम बच्चे हॉली ग्रेव या सिर्फ ग्रेव के नाम से बुलाते थे। मैं पली बरी हुई 14 साल की उम्र तक। उसके बाद मुझे और एक लड़के को, जो कि बहुत बदतमीज था, को दार्जिलिंग के एक आर्मी अफसर ने अडॉप्ट किया और हम आर्मी स्कूल से 12वीं पास की। पारोमिता ने इतना कहा ही था कि सभी छात्र क्लास में आने लगे और फिर डीन ओएनएफ रिसर्च और डेवलपमेंट ने छात्रों का स्वागत किया और उन्हें बताया कि 4 साल कैंपस में कैसे रहना है और कैसे समय का सदुपयोग करना है। करीब आधा घंटा छात्रों को भाषण देने के बाद डीन ने छात्रों को एक दूसरे को समझने का समय दिया और वहां से चले गए। लगभग सभी छात्र कुछ ग्रुप बनाकर आपस में वार्तालाप करने लगे, पर हमारा भैरवनाथ वहीं बेंच पर बैठा पारोमिता को आंखों के कोने से देखता रहा और पल भर की खामोशी के बाद पूछा, पारोमिता, तुम किसी ग्रुप में नहीं बैठोगी क्या? तुम जाकर दोस्ती कर सकती हो। नहीं, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे अपनी कहानी किसी को सुनानी पड़े, जो मेरी कहानी को सुनकर मुझे नीचा दिखाए। तुम जा सकते हो, मैं यहीं अकेले बैठूंगी। मुझे इस कैंपस में ज्यादा दोस्त नहीं बनाना है। नहीं, मुझे भी कैंपस में ज्यादा दोस्त नहीं चाहिए। तो क्यों ना हम बाहर कैंपस पार्क में बैठकर एक दूसरे को समझे, हो सकता है हम अच्छे दोस्त बन जाएं। दोनों कैंपस में एक ट्री के नीचे खड़े हुए और भैरवनाथ ने पूछा, पारोमिता, तुमने कहा कि तुम एक अनाथालय में 14 साल तक रही। क्या तुम मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओगी? मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जब तक कैंपस में हम रहेंगे और उसके बाद भी कभी तुम्हारी कहानी का जिक्र किसी से नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी कहानी इसलिए सुनना चाहता हूं क्योंकि मैंने अब तक बहुत से महान लेखकों की जीवनियां पढ़ी हैं और मुझे उनकी जीवनी से प्रेरणा मिलती है। भैरव, मैं कुछ 4 या 5 साल की थी
जब मैं और मेरे मम्मी पापा चिरापुंजी के जंगलों में घूमने जा रहे थे। मुझे याद नहीं कि मेरे पापा क्या करते थे, पर जहां तक याद है वो गुवाहाटी में एक संपन्न परिवार से थे। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। वो मुझे अक्सर जंगलों में घूमने ले जाते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर रूप कथा सुनाती थी, जिसमें अक्सर एक भेड़िया होता था जो कि एक दुष्ट होता था। ऐसे ही मेरे मन में भेड़ियों के लिए एक डर या घृणा उत्पन्न हो गई थी। चिरापुंजी के सफर में भी मेरी माँ मुझे एक रूप कथा सुना रही थी, जिसमें एक भेड़िया था और मेरी माँ ने कहानी के मध्य में कहा, ये उनके आखिरी शब्द थे। उन्होंने कहा, पता है रूपकथा में भेड़िया हमेशा दुष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बारे में ऐसा सिर्फ लिख दिया गया है। पर भेड़िया दुष्ट नहीं होता है, वो अपने चाहने वालों के लिए हमेशा अच्छे होते हैं। वो अपने चाहने वालों के लिए बहुत पोसेसिव होते हैं। वो खतरनाक तब हो जाते हैं जब उन पर या उनके चाहने वालों पर हमला करते हैं। कि तभी जंगल के रास्ते में एक भेड़िया अचानक आ गया और मेरे पापा ने जोर से ब्रेक लगाया, पर हमारी कार खाई में गिर गई। उस एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की जान चली गई। मैं इतनी छोटी थी कि मैं किसी को अपने घर या परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल पाई और पुलिस ने मुझे अनाथालय में भर्ती करवा दिया। मुझे तो मेरा नाम तक पता नहीं था। अनाथालय में ही मुझे एक नाम दिया गया और फिर मेरे दत्तक पिता ने मेरा नाम पारोमिता रखा, पर साथ में उन्होंने ग्रेव के एक दुष्ट बदतमीज लड़के को भी गोद लिया, जिसे मैं अपने नए घर में बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। वो मेरे लिए रूपकथा के भेड़िया जैसा था, जिसे चाहते हुए भी मैं दूर नहीं रह सकती थी। ग्रेव में जब भी कोई नया बच्चा आता था तो उसका स्वागत वार्डन मिस पॉल करती थी। उनके 10 मिनट के भाषण से और एक लड़का जो कि मुझसे 3 साल उम्र में बड़ा था, सभी बच्चों को बुली करता था। पर मिस पॉल उस लड़के को कभी कुछ नहीं बोलती थी। वो मिस पॉल का चहेता था। मिस पॉल सभी बच्चों को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर सजा देती थी, पर उस लड़के को कभी सजा नहीं मिलती थी। वो लड़का ग्रेव में कहीं भी जा सकता था। उस लड़के के लिए मिस पॉल के दिल में उनके बेटे की तरह ममता थी। मिस पॉल बाकी बच्चों को कभी कभी काल कोठरी की सजा देती थी। काल कोठरी एक बदबूदार भयानक कमरा था, जहां बच्चों को भूखा रखा जाता था। एक पलंग पर बांध कर रखती थी, कभी कभी 2 दिन तक। अधिकतर बच्चे जो कि काल कोठरी में कभी ना कभी बंद थे, मानसिक रूप से डर के साए में रहते थे। पर मैं जब भी काल कोठरी में बंद रहती थी, मुझे एक हाथ का एहसास होता था, जिसकी गर्माहट मुझे कभी डरने नहीं दिया। मैंने उस हाथ से कई बार उसका नाम पूछा, पर वो हाथ हमेशा काल कोठरी के सन्नाटे को बरकरार रखता था। पर वो हाथ मुझे कभी काल कोठरी में भूखा नहीं रहने दिया। वो हाथ मुझे हमेशा अच्छे खाने खिलाता था। ग्रेव में रहते हुए मुझे ये काल कोठरी ज्यादा अच्छी लगने लगी बाहर रहने की तुलना में। ग्रेव में जब भी बेस्वाद खाने से ऊब जाती थी, तब मैं उस लड़के को, जो कि मेरे लिए एक भेड़िया था, को जख्मी कर देती थी और मिस पॉल मुझे काल कोठरी में बंद कर देती थी और वो हाथ मुझे फिर से रस्सियों से आजाद कर देता और मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाता था और मुझे खिलाता था, और मैं उस हाथ से अपने दिल की बातें करती थी। वो हाथ मेरी कहानियों को सुनता था। इस तरह ग्रेव में दिन बीतते गए और दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। ग्रेव में आए हुए मुझे 9 साल हो गए थे और मैं काल कोठरी के उस हाथ को मेरे साथ बढ़ते महसूस करती रही, और कहीं मेरे दिल के कोने में उस हाथ ने अपना घर बना लिया था। मैं उस हाथ के व्यक्तित्व से प्रेम करने लगी थी और ग्रेव में उस भेड़िए से नफरत गहरी होने लगी थी। हालांकि भेड़िए ने मुझे कभी भी कोई हानि नहीं की, या न ही कभी मेरे उस भेड़िए को इन 9 सालों में दिए हुए जख्मों का बदला ही लिए, जो जख्म मैंने उसके शरीर को दिया था, सिर्फ काल कोठरी में जाने के लिए। मैं उस भेड़िए से शायद सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करता था। वो हमेशा मुझे डांटता रहता था कि मैं यहां न जाऊं, वहां न जाऊं, मैं ये न पहनूं, मैं वो न पहनूं, जैसे वो मेरा रहनुमा था। मैं उस भेड़िए को अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती थी। वहीं मैं काल कोठरी के उस हाथ से प्रेम करती थी जो मेरा काल कोठरी में ध्यान रखता था। वो हमनवा था मेरा। मैं उसके चेहरे को देखना चाहती थी। मैं उसको रोशनी में महसूस करना चाहती थी। मैं 14 साल की होने वाली थी और एक रात पहले जब मैं ग्रेव में अपने पलंग पर सो रही थी कि मुझे उस हाथ का मेरे चेहरे पर एहसास हुआ। मैं अपनी आंखें खोलना चाहती थी, पर शायद उस हाथ ने मेरे आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने उस रात उस हाथ के व्यक्ति की आवाज पहली बार सुनी। उस आवाज ने मेरे कानों में कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे अशकों की परी। जब तक मैं अपनी आंखें खोल पाती, वो हाथ का व्यक्तित्व गायब हो गया था। मैं उस हाथ से मिलने के लिए बेकरार हो गई।
मैंने अपने कंपास बॉक्स से नोकीली कंपास को लिया और भेरिये के कमरे में, जहां भेरिया और मिस पॉल रहते थे, वहां गई और देखा कि भेरिया पलंग पर कंबल से पूरा ढका सो रहा था। मैंने बिना समय गवाए भेरिये को कंबल के ऊपर से ही कई वार किए। मैंने सोचा कि भेरिये मेरे जख्मों से जोर से चिल्लाएगा और मिस पॉल मुझे फिर से काल कोठरी में बंद कर देंगी। पर भेरिया हिला नहीं। उसके कंबल से खून छलकने लगा। बिस्तर के सफेद चादर पर खून का लाल रंग फैलने लगा। अब भेरिये की सांसें मुझे सुनाई देने लगी। उसकी सांसें अब तेज हो गई थीं। मैंने कंबल उठा के देखा। मेरी नोकीली कंपास भेरिये के गर्दन में 3 गहरे सुराग बना दी थी, जिससे भेरिये की सांसें रुकने लगी थीं और खून के फव्वारे फुट रहे थे। भेरिये ने उखरी हुई सांसों से कहा, भाग जाओ यहां से इसके पहले कि मिस पॉल आ जाएं। भाग जाओ, अपनी पलंग पर जाकर सो जाओ। मेरी आ आ आ आ। मैं भेरिये से इतनी नफरत करती थी कि मैंने उसे उस हालत में छोड़कर वापस अपने पलंग पर लेट गई। पर मुझे अब भेरिये के लिए दया आने लगी थी कि मुझे एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और कुछ तेज कदमों ने भेदिये को एम्बुलेंस से अस्पताल ले गए। उस रात मिस पॉल पूरी रात अस्पताल में ही थी। सुबह जब वो आई तब किसी से कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ पूरे दिन रोती रही। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मिस पॉल से पूछे कि क्या हुआ, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि असल में क्या हुआ था, सिर्फ मेरे सिवा। और मैं भी मिस पॉल के गुस्से के कारण किसी को भी नहीं बोली कि वो मैं हूं, जिसकी वजह से मिस पॉल रो रही थी। मेरी वजह से ही भेरिया आज ग्रेव में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मिस पॉल उस दिन से किसी भी बच्चे को कुछ नहीं बोलती थी। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। वो सिर्फ ग्रेव के चर्च में प्रेयर करती या बाकी समय अस्पताल में रहती। ऐसे ही 7 दिन बीत गए, पर ना ही मिस पॉल ग्रेव आई और ना ही भेरिया इन 7 दिनों में ग्रेव में दिखा। जबकि मैं मन ही मन खुद को कोसने लगी कि क्यों मैंने अपने जन्मदिन के रात को भेरिया पर हमला किया। मैं कभी सोचती कि अपने गुनाह का कॉन्फेशन चर्च में जाकर जीसस के सामने करूं। फिर सोचती मैंने कोई गुनाह नहीं किया। भेरिया एक दुष्ट इंसान था। वो एक भेरिया था जिसे मरना ही था एक दिन। मैंने उसको मारा तो क्या गुनाह किया। फिर मैं सोचती कि वो इंसान था। हम ग्रेव के बच्चों ने ही उसका नाम भेरिया रखा था, जैसे रूपकथा में लोगों ने सिर्फ भेरिया के गलत होने को लिख दिया था। और तब से भेरिया लोगों के जहन में एक दुष्ट जानवर बन गया। लोगों ने भेरिये को दुष्ट मान लिया। देखा जाए तो एक सुंदर लंबे मनमोहक जवान लडिश्के को हमने भेरिया मान लिया था, क्योंकि वो मिस पॉल का चहेता था। हम मिस पॉल से नफरत करते करते जाने कब उस जवान लड़के से भी नफरत करने लगे और उसको भेरिया नाम दे दिया। हमें पता नहीं, हम में से कई बच्चे उस लड़के का नाम तक नहीं जानते। हमारी नफरत इतनी गहरी थी कि किसी ने भी उस जवान लड़के से दोस्ती नहीं की। वो भेरिया ग्रेव में सबका ध्यान रखता था, सब बच्चों का जन्मदिन पर केक मंगवाता था, वो सबसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। पर हमारी अंध नफरत के कारण हम उस भेरिये को बुरा भला कहते थे और फिर उसका गुस्सा निकलता था। सिर्फ उसने मेरे से कभी ग्रेव में अच्छे से बात नहीं की। उस दिन ये सोचते सोचते अचानक मुझे याद आया कि भेरिया सबका ध्यान रखता था। वो सबको काल कोठरी से निकलता था। मिस पॉल को मनाकर, उन पर जोर डालकर भेरिया सबके जन्मदिन याद रखता था। तो भेरिया ने मुझे कभी कल कोठरी से क्यों नहीं निकला? भेरिया अगर सबका जन्मदिन याद रखता था और रात 12 बजे सभी बच्चों को विश करता था, तो मुझे कभी क्यों नहीं विश किया? शायद भेरिया मुझसे बेइंतहा नफरत करता होगा। मैंने भेरिये के बारे में और न सोचने की ठानी और मेरे प्यारे हाथ वाले व्यक्ति के यादों में खो गई। मिस पॉल के ग्रेव में न होने का मतलब था कि अब सिस्टर मरियम उनकी जगह पर थी और सिस्टर मिस पॉल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। मैंने काल कोठरी में जाने का निर्णय किया, क्योंकि मुझे हाथ से बातें करनी थी। उसे अपने दिल की बात बतानी थी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने सिस्टर मरियम के सामने ही रसोई से खाना चुराया और जानबूझकर खाया भी। इस पर सिस्टर ने मुझे उसी वक्त काल कोठरी में भेज दिया, जो कि मैं चाहती थी। पर सिस्टर ने मुझे नहीं बांधा। मैं कुछ देर पलंग पर बैठकर हाथ का इंतजार करने लगी और इंतजार करते करते मुझे तेज भूख लगने लगी, पर हाथ का अभी तक कोई पता नहीं था। इंतजार करते करते मेरे अंदर अंधेरे का डर हावी होने लगा, पर हाथ नहीं आया। अब मुझे चूहों की चिड़चिड़ाहट सुनाई देने लगी। मैंने अपने टांगों को पलंग पर उठा लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि हाथ अब तक क्यों नहीं आया। मेरे दिमाग में अंधेरे का असर होने लगा था। मुझे अब उस कमरे में साए दिखने लगे। मैं जोर जोर से रोने लगी और हाथ को पुकारने लगी, पर हाथ नहीं आया।
मैं अपना होश खोने ही वाली थी कि काल कोठरी का दरवाजा खुला और सिस्टर ने मुझे बाहर निकला। मैं डर के कारण कांप रही थी। सिस्टर ने मुझे नहाने का बोलकर चली गई। जब मैं नहाकर अपने पलंग पर आई तब मैंने देखा सिस्टर मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे साथ लेकर मिस पॉल के कमरे में छोड़ दिया। मिस पॉल उनके कमरे में सोफे पर बैठी थीं और मुझे उनके पास वाले सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आओ बेटी, मेरे पास बैठो। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको बधाई नहीं दे पाई। मैंने तो शुभेंदु के ठीक होने की हर कोशिश की और जीसस से प्रे किया कि शुभेंदु को मेरी उम्र लग जाए पर वो ठीक हो जाए। खैर, जो भी परम पिता को मंजूर हो वैसा ही होगा। अनाथालय में सब शुभेंदु को एक दुष्ट इंसान समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा सबसे करीबी और प्रिय है। तुम सोच रही होगी मैं तुमको ये सब क्यों बता रही हूँ, तो तुमको आज ये समझ नहीं आएगा कि असल में प्यार क्या है। तुम्हें कुछ सालों बाद जब ये एहसास होगा कि तुमने क्या खोया सिर्फ तुम्हारी झूठी नफरत से और क्या पाया तुम्हारी कल्पना में बसे प्यार से, तब तुम शुभेंदु को समझ पाओगे कि वो असल में तुम बच्चों के बनाए हुए भेड़िए के जैसा दुष्ट नहीं था। वो सिर्फ एक तुम जैसा ही बच्चा था, पर उसके प्यार करने का तरीका अलग था। उसका किसी का दोस्त होना या किसी से प्यार करना उसके शब्दों में नहीं, उसके कार्यों में दिखता था। आज तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगी, पर जब तुमको लगे कि तुम समझने के लायक हो तब मेरे पास आना। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो बेटी? मैंने पूछा, क्या हुआ है शुभेंदु को? मिस पॉल हंसने लगी, जैसे वो उस हंसी के पीछे उनकी क्रोध को छुपा रही हो, और उन्होंने आगे कहा, तुम तुम्हारे क्लॉथ्स पैक कर लो। आज तुम इस नरक से, यानी कि तुम बच्चों के दिए हुए नाम ग्रेव से आज़ाद होने वाली हो। कुछ ही देर में दार्जिलिंग के एक आर्मी परिवार के मिस्टर दत्ता और उनकी पत्नी यहाँ आते ही होंगे। आज से वो तुम्हारे दत्तक माता पिता होंगे। वो तुम्हें बहुत प्यार और खुशियां देंगे, जिनका सपना यहाँ सभी बच्चे देखते हैं, पर तुम्हारी तरह कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें कोई दत्तक माता पिता मिलते हैं। मैं जीसस से प्रे करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है जो शुभेंदु तुम्हें 9 सालों से तुम्हारे जन्मदिन पर देना चाहता था, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। मेरा गिफ्ट तुम एकदम आखिरी में देखना, ताकि तुम तुम्हारी जिंदगी में शुभेंदु को भूल न पाओ। मैं मिस्टर दत्ता और उनकी पत्नी के साथ गुवाहाटी से दार्जिलिंग उनकी कार से जा रही थी। गुवाहाटी से दार्जिलिंग कुछ 500 किलोमीटर की दूरी पर है और पहाड़ी रास्ता होने के कारण हम में कुछ 12 से 16 घंटे लगने वाले थे। मैं कार के पिछली सीट पर थी और मिसेस दत्ता ने मुझे आराम से बैठने का बोलकर सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने रास्ते में मिस पॉल के दिए हुए गिफ्ट्स, जो कि शुभेंदु मुझे देना चाहता था, जिन पर साल लिखे थे, को एक एक कर खोला, और गिफ्ट्स को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और आखिरी में मैंने मिस पॉल का गिफ्ट खोला। उसमें एक रुमाल में लिप्त कुछ था। रुमाल सूखे खून के धब्बों से भरा था, सफेद रुमाल पर जैसे काला गुलाब की पंखुरी हो। मैंने रुमाल को खोला और उसमें से मेरा नोखिला कंपास, जिस पर भी सूखा खून था, रखा था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।